इस्लामाबाद में जो बातचीत हो रही थी वो बातचीत फेल हो गई है और इस बातचीत का फेल होने का इम्पैक्ट आप सभी पर, पूरे विश्व पर पड़ेगा। पश्चिम एशिया 2 हफ्तों से युद्ध विराम को स्थायी बनाने के लिए यहां पर प्रयास चल रहा था। अमेरिका और ईरान के बीच में 21 घंटों की मैराथन बैठक हुई, लेकिन बैठक फेल हो गई। बातचीत हुई, उम्मीद कर रहे थे कि जैसे घंटे दर घंटे बढ़ रहे हैं ये बातचीत कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ तो बेहतर निकलेगा, लेकिन अंत में यही जानकारी आई, फेल हो गया सब। उपराष्ट्रपति अमेरिकी जेडी वेंस की अगुवाई में यह प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा था और पाकिस्तानी सरजमीं से अमेरिका के लिए वो अब रवाना भी हो चुका है। जेडी वेंस आज सुबह लगभग कुछ सेकंड्स की उन्होंने, कुछ मिनट की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 3 मिनट 17 सेकंड के आसपास की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इतनी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें एक बुरी खबर ही उन्होंने बताई कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं। आपको सुनाते हैं सबसे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उस 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। उन्होंने कहा कि बहुत बुरी खबर है, हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। अमेरिका की तुलना में ये ईरान के लिए बुरी खबर है, अमेरिका के लिए नहीं, ईरान के लिए बुरी खबर है, और हम बिना किसी समझौते के ही अमेरिका लौट रहे हैं। हम यहां से बेहद सरल प्रस्ताव के साथ जा रहे हैं, बेहद सरल प्रस्ताव के साथ जा रहे हैं, ये कहा। अब देखना यह है कि ईरान इसे स्वीकार करता है या नहीं। हमने ईरानियों के साथ 21 घंटों तक बातचीत की, यानी कि जो गेंद है वो कह रहे हैं कि हमने अब ईरान के पाले में डाल दी है, ईरान को निर्णय लेना है। और निर्णय क्या है? वो अमेरिका की जो शर्तें हैं उन शर्तों को ईरान को मानना होगा। ईरान अपनी शर्तों के साथ पहले कह रहा था कि हमारी शर्तों पर ही बातचीत शुरू हुई और हमारी शर्तें तो माननी होंगी आपको। तो अमेरिका ने ईरान की शर्तें नहीं मानी, लेकिन किसी की भी शर्तें मानी ही नहीं गई और अमेरिका लौट गया। सुमित, बहुत निराशा हुई है इस बैठक से, कुछ निकला ही नहीं। देखिए, बिल्कुल निराशा तो पूरी दुनिया को हुई है, लेकिन अगर आप देखें कि पहले दौर से, यानी जब से मीटिंग शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार ये मीटिंग के अंदर इसी बात को लेकर संशय था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनातनी थी। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं आखिरकार जेडी वेंस ने क्या कुछ कहा अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. फिर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के मुताबिक बातचीत फेल होने की मुख्य वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम था, न्यूक्लियर एनरिचमेंट था। अमेरिका ईरान से कमिटमेंट चाहता था कि वो कभी भी परमाणु कार्यक्रम का विकास नहीं करेगा, नहीं बनाएगा परमाणु हथियार, लेकिन ईरान की तरफ से कोई भी ठोस वादा नहीं किया गया। तो ईरान से उसे अपेक्षा थी, और ये तो अमेरिकी शर्त पहले से थी। शुरुआत में तो अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे थे कि हमने तो तबाह भी कर दिया उनका सारा का सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इस युद्ध में भी इस तरह के दावे लगातार किए गए जब उन न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हुए, उनके इर्द गिर्द हमले हुए, और अब एक बार फिर से वही बात दोहराई गई जेडी वेंस की तरफ से। आपको सुनाते हैं क्या कहा जेडी वेंस ने। We need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. बिशंबर सर, क्या आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही होगा, बातचीत बेनतीजा रहेगी और कुछ निकलेगा नहीं, या आपको उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा? नहीं, मुझे देखिए, फर्स्ट राउंड कल हम बात कर रहे थे, दोनों थे और श्वेता थी, और हम लोग बात कर रहे थे कि ये शुरुआत है, और ये सोच लेना कि सब कुछ शुरुआत में एकदम से रिजॉल्व हो जाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स इश्यू है, इतना पुराना मुद्दा है, इतने मुद्दे के साथ इतनी 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 गहराई से, मतलब इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, और साथ में माहौल इतना कॉम्प्लेक्स है, और दोनों साइड में अपने डोमेस्टिक इश्यूज हैं जिनको एक मैसेजिंग देनी है। तो फर्स्ट टाइम ये उम्मीद नहीं थी कि कोई एग्रीमेंट हो जाएगी। मेरा मानना ये था कि शायद इससे एक पॉज में या तो बढ़ के चलेंगे कि भाई, और वो एक्चुअली देखो तो यही है, उन्होंने कहा हमने ईरान के पाले में बॉल छोड़ दी है, इसका मत, और देखिए कितने वापस उसी पे आ गए हैं, ये गोइंग बैक है। ये तो 27 तारीख को अवेलेबल था, ईरान दुनिया की प्रेस के हिसाब से ईरान ये तय मंजूर करने को तैयार था। इसका मतलब एक ऐसी शर्त छोड़ दी जो ईरान 27 तारीख को मानने को तैयार था,
तो ईरान आज से 10 दिन बाद वो बात मान जाएगा। बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, क्योंकि दोनों ने ये नहीं कहा ना कि भाई हम बिल्कुल नहीं मानते और अब हम जाके लड़ाई स्टार्ट करते हैं। मतलब ये पीस जो है, जो पॉज है ना, ये बरकरार है और इस पॉज की बरकरारी ही इसका कहीं न कहीं है। और मेन इंडिकेशन आएगा अगर वेडनेसडे को इजराइल और लेबनान अमेरिका जाते हैं और वहां कुछ सॉफ्टनिंग हो जाती है। देखिए कोई जिक्र नहीं हुआ हॉर्मूज का, हम लोग सब हॉर्मूज कर रहे थे, उसने कोई जिक्र नहीं किया, जीडी वेंस ने कोई जिक्र नहीं। वो उस मुद्दे पर ईरान तो करेगा, बिकॉज डोमेस्टिक अपीजमेंट, डोमेस्टिक पॉपुलेशन को मैसेजिंग का ये दौर है। लेकिन सर कंसेंसस बने, आखिरकार बातचीत के लिए कंसेंसस बने, और कंसेंसस अब आगे कितने डील में तब्दील होते हैं ये देखना होगा। और उसके लिए जैसे कल हमने वी वर डिस्कसिंग कि भाई ये नहीं फैसला लेने वाले, ये अमेरिका जाएंगे, और ये भी जो टीम आई है इजराइल ईरान से, ये भी बैक होम जाएगी। तो ये एक अच्छी, मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी चिंता की बात है दुनिया को जितनी की, क्योंकि ईरान भी शायद नहीं लड़ना चाहता और अमेरिका तो बिल्कुल शायद इस टाइम पे लड़ाई लड़ूई के मूड में नहीं है, पीस की तरफ बढ़ेंगे, शायद बढ़ेंगे। लेकिन मेरा मानना, लेट्स स्टे पॉजिटिव। कुछ खास मेहमान और हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर भारत बराई हमारे साथ जुड़े हैं, चेयरमैन यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन। साथ साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ आशुतोष मिश्रा भी जुड़े हैं। प्रणय, कल हम लगातार बातचीत कर रहे थे इस पर, और कल आपका भी इसको लेकर एक एनालिसिस था। अब क्या बातचीत होगी भी या एक पॉज है, क्या एग्जैक्टली लग रहा है? मतलब क्या होगा? अभी तो क्लियर नहीं है कि क्या आगे बैठेंगे बातचीत करेंगे या सब अभी खत्म, इसके बाद बातचीत नहीं हो रही है अभी? देखिए, दोनों ही तरह से प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मैं जल दयाल की बात से सहमत हूं इस चीज को लेकर कि इसमें ये पॉजिटिव देखा जाना चाहिए कि अभी पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। अगर आपने उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के बयान को सुना हो तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कोई रिज्यूम कर रहे हैं या सीजफायर खत्म होने जा रहा है। उन्होंने कहा हमने ईरानियों को बेस्ट डील दे दी है, अब ये उन पर डिपेंड करता है अगर वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अभी ईरान की तरफ से कुछ रिपोर्ट जरूर आ रही हैं, लेकिन ईरान का डेलीगेशन अभी पाकिस्तान में मौजूद है और उनकी भी एक प्रेस स्टेटमेंट का इंतजार किया जा रहा है। तो वो भी प्रेस के सामने आएंगे, वो बताएंगे कि क्या उनकी पोजीशंस थी। मुझे लगता है यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंटेजियस मुद्दा था, एक था या जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको अमेरिका एक्सट्रैक्ट करना चाहता था, निकालना चाहता था। दूसरा बड़ा मुद्दा था ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं उन पे कैप का मामला, और ये दोनों ही मुद्दे ईरान की सॉवरेनिटी से जुड़े हुए हैं। और ईरान का कहना है कि ये जो 0.3 जो मतलब एनरिचमेंट को कम करने वाला मामला था वो तो जेसीपीओ में भी डील हो चुकी थी बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन से, इसके पहले भी ये चर्चाएं इस पे हो चुकी थी। तो वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि एनरिचमेंट को कम उसको लेकर तो आईएईए लगातार मॉनिटरिंग कर ही रहा था। देखिए ईरान ये बात कहता आया कि हम तो आईएईए के लिए दरवाजे हमेशा खोलकर बैठे हैं, हम लगातार मॉनिटरिंग करवाना चाहते हैं, और हमारा जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है वो हमारे सिविल वर्क के लिए, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लिए। एक्सट्रैक्शन एक मुद्दा है। अमेरिका चाहता है वो यूरेनियम उसको हैंड ओवर किया जाए। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हम लोगों ने सुना कि अमेरिका जो है बूट्स ऑन ग्राउंड भेजना चाहता है, वहां से वो यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। दे वांट टू गेट दैट यूरेनियम। वो इसका मतलब होगा कि अमेरिका के सैनिकों को और अमेरिका के टेक्नीशियंस को ईरान अपने यहाँ पे जगह भी दे, सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ में वो सारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, ये ईरान की सरकार के लिए अनटेनेबल हो जाएगा और इस समय। इसका मतलब ये भी है पढ़े कि देखिए आप 40 साल तक इतने सैंक्शन झेलते रहे, जो चीज आपने तैयार की 40 साल के सैंक्शन के बाद, वो कौन देश होगा जो दूसरे देश के हाथ में अपना सौंप देगा? और शायद इसी वजह से लगातार देखिए बड़े ही कंसेंसस ना बने हो, लगातार पॉजिटिव नोट पे कोई एग्रीमेंट ना हो, लेकिन हम बातचीत के दरवाजे दोनों तरफ से खुल गए। ईरान ने बातचीत फेल होने को लेकर बयान जारी कर दिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है। ईरानी विदेश मंत्रालय का बयान है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि हम कई मुद्दों पर एक राय पर पहुंचे हैं। ये एक सकारात्मक बात आई है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हम कई मुद्दों पर एक राय पर पहुंचे हैं, लेकिन 2-3 अहम मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। जैसा कि लग भी रहा था कि वो बहुत मुश्किल शर्तें हैं अमेरिका और ईरान के लिए, जो कुछ शर्तें रखी गई वो मानना। तो कई मुद्दों पर एक राय है, लेकिन 2-3 मुद्दों पर मतभेद हैं। एक बैठक से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। ईरान के राष्ट्रहित सबसे पहले, और उन्होंने कहा कि होर्मुज पर भी बातचीत हुई है। आशुतोष, इस स्टेटमेंट में तो काफी पॉजिटिव बातें, 2-3 मुद्दों पर मतभेद जरूर हैं, लेकिन वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर एक राय पर पहुंच गए?
सिक्के का दूसरा पहलू हमेशा होता है और खासकर ईरान के जो 140 बिलियन डॉलर माना जाता है कि लगभग वो एसेट्स हैं जो अमेरिका ने फ्रीज कर रखे हैं, वो उसके लिए भी तैयार हो गए। ठीक, हम इस पर विचार करेंगे। इसी के साथ साथ उस पर जो प्रतिबंध लगे हैं यूएन के द्वारा, उन प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा ताकि उसके जो वैश्विक व्यापार है वो पटरी पर आ सके। ये बातें मानना अमेरिका के लिए मुश्किल नहीं थी, लेकिन न्यूक्लियर एनरिचमेंट अपने जो उसके पास स्टॉक है उसे वो अमेरिका को दे दे, इस बात के लिए तैयार होना उस देश की अपनी सार्वभौमिकता का भी सवाल है। इसी के साथ साथ मिसाइल प्रोग्राम, जबकि दुनिया की तारीख गवाह है कि पावर ऑलवेज पेव्स वे फॉर पीस। ईरान भी जानता है कि उसके पास ये ताकत थी और उसके पास एक जो नया एटॉमिक बम है, जो जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक एटॉमिक बम, विच इज द हार्मोज। अब उसने उसको समझ लिया कि अगर मेरे पास ये पावर नहीं होती तो अब तक तो ईरान घुटने टेक चुका होता, और इसीलिए वो जानता है कि अगर आप नेगोशिएशन टेबल पर बैठे हैं तो हम कुछ चीजों को आपको मनवाएंगे, लेकिन कुछ चीजों पर आपको थोड़ा सा ये देखना होगा। और इसीलिए आप देखिए कि जो उसने नेविगेशन वाटर में रास्ता दिया है वो ईरानी टेरिटरी में दिया कि अगर आप यहां से गुजरेंगे आपको भत्ता भी देना पड़ेगा, टोल टैक्स भी देना पड़ेगा। और इसीलिए वार्ता, तो जो प्रैग्मेटिक इश्यूज थे कि आप प्रतिबंध हटा लेंगे, उसका ट्रेड शुरू हो जाए, उसके एसेट्स फ्रीज हो जाए, जो है अनफ्रीज हो जाए, ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन तुरंत रास्ता दे देना न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता, ये संभवतः ईरान को अभी भी मंजूर नहीं है, और वही डेडलॉक का विषय है। डेडलॉक का विषय तो खासतौर पे ये भी होगा कि देखिए वो श्योरिटी क्या है कि जब बातचीत हो जाएगी, जो शर्तें इन तमाम बातचीतों में या फिर इन नेगोशिएशंस में होंगी, अमेरिका उसका मानेगा। डॉक्टर भरत बघई हमारे साथ हैं, चेयरमैन है यूएस इंडियन कम्युनिटी के। सर, कल भी आपसे जब वार्ता कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तब ये साफ था कि देखिए ईरान एक श्योरिटी चाहता है कि देखिए जो बातचीत बने, जो कंसेंसस बने, उस पर कम से कम ऐसा ना हो कि बीच में दोबारा से कोई मिलिट्री एक्शंस अमेरिका की तरफ से ले लिए जाए। तो वो आपको लगता है कि वो जो डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट, वो अब भी बरकरार है दोनों के बीच में? वो तो है ही, क्योंकि इतनी दुश्मनी हो गई है तो एक बातचीत 21 घंटे में तो सॉल्व नहीं हो जाएगी। तो गारंटी तो दे सकता है यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि रशिया कोई गारंटी नहीं दे सकता है। वो सीरिया में भी असाद के लिए कुछ नहीं कर सके। चाइना भी कोई गारंटी नहीं हो सकता है, क्योंकि चाइना आम सप्लाई करेगा, लेकिन दूसरा तो कोई नहीं कर सकता है। ये जो न्यूक्लियर मामला है उसमें 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये था उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। उनके पास जो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज थे फोडोर्स में, नटांस में और इस्फहान में, वो तो काफ़ी नष्ट हो चुके हैं। अब वो बोलता रहा है ईरान कि हमारे धर्मगुरु ने बोला है कि हमारे धर्म के खिलाफ है न्यूक्लियर वेपन्स बनाना, हमको न्यूक्लियर चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उसके लिए तो 5% ही सेचुरेशन होना चाहिए। उनको क्यों 60% एनरिचमेंट करना है? तो मेरा ख्याल है कि वो जो मुद्दा है कि उसको 5% एनरिचमेंट हो जाए और न्यूक्लियर प्लांट के लिए यूज़ करे तो उसका हो सकता है। दूसरा ये सवाल है कि उसके पास 460 किलोग्राम जो यूरेनियम 60% है, वो दूसरे किसी देश को दिया जाए, शायद वो रशिया को दे दे, वो अमेरिका को नहीं देंगे। तो ये हो सकता है कि वो बोलेंगे कि ठीक है ये न्यूक्लियर मटेरियल हम दे देंगे, लेकिन हम तीसरे देश के जिसका हम विश्वास कर सकते हैं, तो रशिया को पहले भी 10 साल पहले उन्होंने कुछ एनरिचमेंट मटेरियल दे दिया था, तो वो भी दे सके। तो उस तरह उसका निकाल हो सकता है, लेकिन थोड़ा बातचीत इधर उधर होगा। उनको वो तो बताना पड़ेगा कि हाँ हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, लेकिन वो तो जो कभी से बोल रहे हैं कि नहीं हमको तो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना है, हम के धर्म के विरुद्ध है, हमारे के आयतोल्ला ने बनाया। बिल्कुल पेचीदगियां तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। प्रणय, हमने ईरान की स्टेटमेंट देखी है, जेडी वेंस की स्टेटमेंट देखी है, लेकिन जो मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है इस समय पाकिस्तान, क्या वहां से कोई स्टेटमेंट आई है अब तक या नहीं? जी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का बयान आया है और उसमें उन्होंने यही कहा कि हम चाहते हैं कि इसका एक सकारात्मक जो पहलू है वो सामने आए, बातचीत की प्रक्रिया जारी रहे। देखिए, पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर की भूमिका में वहां पे था। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई दबाव की चाबी नहीं थी जिसमें वो अमेरिका को ये कह सके कि आप बिना डील करके यहाँ से नहीं उठेंगे। इस तरीके का कोई दबाव पाकिस्तान के पास नहीं, और नहीं वो ईरान को इस चीज के लिए इंसिस्ट कर सकते हैं। और ये आपको लिमिटेशन भी समझनी होगी कि पाकिस्तान वहां पर संदेश वाहक या वो एक मंच दे सकता है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जैसा कि ऐसा माना जाए कि अब जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रवांडा और कांगो के बीच में डील की, तो वो कांगो और रवांडा के बीच में डील करवा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ना तो वो कद है, ना दबदबा है, और ना उस तरीके की ताकत है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच में डील करवा दे किसी दबाव से। तो आप उनकी लिमिटेशन को समझ सकते हैं।
लेकिन जहां तक इस मुद्दे में देखिए, दोनों ही तरफ से आए हुए बयान अभी एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाते हैं कि बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। गिव एंड टेक होता है, प्रेशर होते हैं। 21 घंटे अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति वहां पर थे, तो इससे अमेरिका की सीरियसनेस को कम नहीं किया जा सकता। इससे अमेरिका सीरियस है, ये मानना पड़ेगा कि वो इस तमाम प्रक्रिया के बीच एक ताकतवर देश होने के बावजूद वो आए बातचीत की मेज पे। लेकिन कुछ चीजें रेड लाइंस होती हैं, जैसे ईरान की रेड लाइंस है उसकी सॉवरेनिटी को लेकर, उसी तरीके से अमेरिका की रेड लाइंस अगर जी पढ़े उसी रेड लाइंस में से आपको रास्ते तलाशने होते हैं। आप पाकिस्तान की तरफ से क्या रिस्पांस आया, क्या कहा गया इशाक डार की तरफ से, वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. बीबी मार्टिस साहब, 2-3 बातों पर जो है सहमति नहीं बनी है, ये तो अभी सामने आ रहा है, लेकिन क्या उन 2-3 बातों पर कभी सहमति बन भी सकती है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि शायद हम लोग बहुत आशान्वित थे कि बहुत कुछ होगा, और बैकअप माइंड में हम जानते थे कि बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हुई ग्राउंड पर कि कुछ निकल पाए। लेकिन 3 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण निकल के आती हैं इस वार्ता में, कि उन्होंने कहा कि हम छोड़ जा रहे हैं कुछ उम्मीदें, यानी कि दिए बुझे नहीं है, और वो क्या छोड़ा है अभी मेरे ख्याल से डिटेल्स धीरे धीरे आएंगे कि किन मुद्दों पर समझौता हो पाए। अगर उन जो 2-3 मुद्दे थे जिन पर की बात बन रही थी, अगर उनको घोषणा कर दी जाती तो शायद इसमें पूरा पॉजिटिव एनवायरमेंट बन जाता और ईरान पर प्रेशर होता कि जो अमेरिका की तरफ से बातें हैं शायद वो उनको मानने के लिए मजबूर होता। अगर क्या आपको लगता है कि अगर कॉम्पनसेशन दे देता अमेरिका, अपनी जेब से पैसा दे देता, तो होर्मुज वाला मैटर थोड़ा सा उस पर इतना रिजिड नहीं होता? निश्चित रूप से देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से प्रचारित किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो खुलवा के रहेंगे और ईरान जो है न्यूक्लियर बम बना नहीं पाएगा, ये बहुत ज्यादा इसको जो है तवज्जो दी गई और पूरा वर्ल्ड मीडिया के अंदर जिस प्रकार से इसको कवरेज मिली, तो शायद पूरी ध्रुवीकरण हो गया इस वार्ता का। लेकिन साथ में वो लगातार खुद कंट्रोल करते रहे डोनाल्ड ट्रंप, और मीडिया बैंक्स के पास उतने फ्रीडम नहीं था कि वो जाके बात करते। तो माहौल निश्चित रूप से जो है तनावपूर्ण रहा। 21 घंटे में बहुत बड़ी समस्या जो दशकों से चली आ रही है उसका आप समाधान निकाल लेंगे, ये बहुत ज्यादा उम्मीद करना है। लेकिन जो आखिरी पक्ष जो कहा गया कि हम कुछ छोड़ जा रहे हैं, तो वो एक उम्मीद के दिए जला के रखता है कि शायद आगे पॉजिटिव रहे। सुमित, मेरा सवाल अब ये है, चलो अभी तो इस्लामाबाद में आपकी बातचीत हुई, क्या आप सीधा डायरेक्ट बातचीत करेंगे? अगर बातचीत करेंगे भी ईरान और अमेरिका की डायरेक्ट बातचीत होगी, जो ईरान के पाले में गेंद फेंकी गई है, तो ईरान क्या आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करेगा अमेरिका के साथ? देखिए, एक बात तो तय है, कल से जब हम डिस्कस कर रहे थे बिशंबर सर थी कि सिर्फ ये बातचीत में एक कदम ऊपर बढ़ा जाए, ऐसा नहीं है कि आप टॉप पर एकदम से पहुंच जाएंगे। आप एक एक कदम करके आगे बढ़ेंगे। और अभी देखिए, पहली बार है कि इतने दशकों में खासतौर पर आमने सामने की बातचीत हुई है, जब दोनों की तरफ से आमने सामने प्रतिनिधि मंडल बैठा, उसने एक्सचेंज किया, फिर उन्होंने टेक्स्ट मैसेज भी एक्सचेंज किए। तो इसको एक पॉजिटिव नोट पर देखना चाहिए कि हाँ देखिए, बातचीत हुई, भले ही आप कंसेंसस ना बना पाए हो, आप एग्रीमेंट के लेवल पर नहीं पहुंच पाए हो, लेकिन हाँ कुछ मुद्दों के ऊपर सहमति तो ईरान भी मान रहा है, अमेरिका भी मान रहा है। अब उसके बाद जो रेड लाइन जिस तरीके से पढ़े बता रहे थे कि देखिए, रेड लाइन डिसाइड, रेड लाइन क्या है? रेड लाइन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड लाइन है खासतौर पर इनके लिए लेबनान, और अमेरिका के लिए है न्यूक्लियर इनरिचमेंट, यानी रेड लाइन की बिल्कुल। और यही वजह है कि देखिए, दोनों के बीच में से इन तीनों चारों मुद्दों पर कैसे रेड लाइन के बीच में से नेगोशिएशंस का एक रास्ता निकाला जाए, ये कोशिश होगी। लेकिन राजीव, फिर भी मैं कहूंगा कि अब जो मुझे लगता है कि अब जो बातचीत होगी, देखिए वाया हमेशा पाकिस्तान एक मैसेंजर के तौर पर अब स्टेब्लिश हो गया कि दोनों के बीच में जब भी वार्ता होगी, पाकिस्तानी वो मैसेजेस एक्सचेंज करेगा, जगह उसके कह सकते हैं कि तय की जाएगी। लेकिन अब आने वाले वक्त में जब भी बातचीत होगी, तब अब एग्रीमेंट्स या फिर आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट शेयरिंग होगी कि देखिए, हमारी तरफ से ये बातचीत है, हमारी तरफ से ये फोरम है, हमने ये डिसाइड किया है, और आप बताइए कि आप इसके ऊपर क्या कंसेप्ट। तो ये बातचीत का दौर मुझे लगता है अगले 15 दिन में 1-2 बार और चलेगा। तब किसी पॉइंट पर या तो सीजफायर एक्सटेंड कर दिया जाएगा, या कोई 1-2 पॉइंट्स के ऊपर एक दूसरे को सहमति दे दी जाएगी। लेकिन आशुतोष, बातचीत का तो कोई संकेत मिला नहीं, मतलब स्टेटमेंट से ये कि हमने उनसे कह दिया है रेड लाइन से, लेकिन वो संकेत नहीं मिला ना कि हम बातचीत भी करेंगे, और कैसे करेंगे, किसके माध्यम से करेंगे, क्या करेंगे। इसको समझना तो आपको समझना होगा कि ये जो डिप्लोमेटिक टॉक्स होते हैं वो कैसे होती हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा दल बल एक ही कमरे में एक दूसरे के साथ आमने सामने होता। हमने पहले देखा कि ट्राइलैटरल हुई, दोनों देशों ने पहले फर्स्ट राउंड में लेटर ऑफ एग्रीमेंट जो है वो शेयर किए एक दूसरे से, जिसको टेक्स्ट मैसेज कहते हैं, वो टेक्स्ट हमने साझा किए। उसके बाद 4 घंटों के बाद फिर जब बैठक हुई, तब फिर एक बार टेक्स्ट एक्सचेंज हुई, जिसमें सहमति को लेकर कि हम इस पर सहमत है, इस पर नहीं है। और उस एक्सचेंज के बीच में एक तरफ जब लीडरशिप बात करती है, तो दरअसल असली
नेगोशिएशन वो ऑफिशियल, जिसको आप ब्यूरोक्रेसी कह लीजिए, या एक्सपर्ट्स की टीम, आपने देखा ईरान के एक्सपर्ट आए, अमेरिका के आए, तो उसमें जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट है वो अलग बैठेंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट अलग बैठेंगे, हमने देखा उनके सेंट्रल बैंकर, और उसके बाद फिर एक टेक्स्ट ड्राफ्ट बनाया जाता है जो एक्सचेंज होता है। लेकिन एक ही चरण में इसमें सबसे बड़ा धुरी जो है वो कौन है? वो है राष्ट्रपति ट्रंप। अभी भी मेरी नजर उनके ट्रूथ सोशल पर है कि कहीं उन्होंने 2 सप्ताह की अनुमति दी कि अभी युद्ध विराम है। क्या कोई ये भरोसा कर सकता है कि थोड़ी देर पहले जहां पर इस समय फाइट मुकाबला देख रहे हैं वहां से अचानक रह लें कि इनफ इज इनफ, जो टाइम दिया था वो हो गया, हमने जो आखिरी शर्त दी थी वो बताए 24 घंटे डेडलाइन? क्या कोई कह सकता है कि वो 2 सप्ताह रुकेंगे? ये तो उनके दिल में क्या वो क्या जानते हैं। तो बातचीत फिलहाल अगर नाकामयाब है तो आपको उस आखिरी बात को याद रखना चाहिए ट्रंप का, कि अगर बेनतीजा हुई तो हम पूरी आक्रामकता से आगे बढ़ेंगे। अब पूरी दुनिया दरअसल यही इंतजार करेगी कि फिलहाल उनके मन में ऐसा कोई इरादा ना आए। अभिषेक सर, आप देखिए, ऐसे है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कुछ जो भी इस टाइम पे करेंगे, जितने भी ट्वीट्स करेंगे, एक बात मूल मुद्दा रखिए, इसमें अमेरिका की डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। आप 27 तारीख फरवरी को डिप्लोमेटिकली कुछ बोल रहे थे, 28 को आपने अटैक कर दिया, तो दुनिया में आज तक अमेरिका की जो डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी है वो भी स्टेक पे। बार बार दुनिया के सामने ये करोगे, ट्रंप करेगा, फलाना करेगा, ये चलते रहेंगे, लेकिन अटैक शायद नहीं करेंगे अगले 15 दिन तक, किसी किस्म का अटैक नहीं होगा। मुझे लगता है कि वो ये बात कह भी रहे हैं कि देखिए ईरान की तरफ से कि हमारे पास एक हमारे साथ 2 बार ऐसा वादा खिलाफी हुई है, और शायद वो डर वो जाहिर कर रहे हैं। और दुनिया को भी, ये सिर्फ ईरान के मुद्दा नहीं है, दुनिया का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि भाई आपने जो करने चले थे, आप अपने गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहे, तो स्ट्रैटेजिकली दुनिया में जो आपका वर्चस्व है वो भी तो बिल्कुल डिमिनिश हो जाएगा ना इसके बाद। वो तो चाइना वगैरह इंतजार कर रहे हैं, तो आप यहां से बहुत क्रेडिबल वे से निकलना चाहते हो। अगर क्रेडिबिलिटी के साथ निकलना चाहते हो तो आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी, बैकडोर चैनल्स पे ज्यादा ट्रस्ट करना पड़ेगा, पब्लिक में ये पोस्चरिंग मैक्सिमल जिसको हम लोग बोले जा रहे हैं, बल्कि अध्यक्ष में कि मैं ये चाहूंगा वो चाहूंगा, लेकिन ये सब चलता रहेगा। समझदारी भरा फैसला लेंगे कि नहीं लेंगे, ये भी बड़ा सवाल। और लेंगे, अदरवाइज अमेरिका का, देखिए बात सुनिए, देखिए हम आर्ग्यूमेंट की बात नहीं कर रहे, हम तो बहुत सॉफ्टली बताना चाहते हैं। भाई 40 दिन जो हथियार थे आपने मार लिए गुरु, वो तो नहीं रुका, वो तो नहीं गिरा, वो तो साहब आपने कहा था कि मैं इसका ये खत्म कर दूंगा, उसके यहाँ सरकार बदलूंगा, नहीं तो मेरी प्रो। सर मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि इस्लामाबाद से हुनैन अमीन हमारे साथ बिल्कुल, हुनैन साहब ये बताएं कि 21 घंटों तक वहां पाकिस्तान में बातचीत तो हुई लेकिन अंत में कुछ निकला नहीं। क्या वहां पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने, मतलब आप तक तो अब तो जराये के जरिए काफी जानकारियां आई होंगी। बस यही समझ में आ रहा है कि जो टॉक्स हो रही थी वो काफी प्रोग्रेसिव हो रही थी, उसमें काफी चीजें समझ में आ रही थी, खुशखबरी तक का भी इम्कान था। लेकिन जाहिर ये डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं, इनमें हम एक बॉल का हिसाब किताब तो रख नहीं सकते, स्कोर कार्ड का सीन है नहीं, यहाँ पे बहुत चीजें स्लो ट्रिकल डाउन होती हैं एज इंफॉर्मेशन। तो अभी तक ये पता चला है कि उनकी प्रोग्रेस अच्छी हो रही थी, लेकिन जो फाइनल डील है, जो सिग्नेचर है, वो नहीं हुए हैं। और ऐसा मैं चाहता हूं कि आप पॉइंट वाइज भी बता दें कि भाई किन किन पर सहमति बन रही थी, किन किन पर अड़ियल रुख अपनाया गया था, किन पर नहीं बन रही थी। जी, ईरानी साइड को तो आप वाकिफ हैं, उनको वो तो शुरू से ये कह रहे हैं कि हमें 3-4 चीजों पर बिल्कुल एतमाद चाहिए, तभी जाकर ये टॉक्स आगे बढ़ सकती हैं। इनमें से एक लेबनान का सीज फायर था, और आप जानते हैं कि लेबनान में आज रात भी हमले हुए हैं और अभी भी 132 लोगों को मारा गया है वहां पर आज रात तक में भी। उसके अलावा इसराइल ने मजीद ये कहा रात में ही बयान देते हुए कि हम न सिर्फ जंग नहीं बंद करेंगे बल्कि अब ईरान के एलाइज जो उसके दोस्त ममालिक हैं उसके खिलाफ भी जंग करेंगे, यहाँ तक कि तुर्किया का भी उन्होंने जिक्र छेड़ा है यहाँ पर। तो ये तो बाहर के एलिमेंट्स हैं। उन्होंने एक बात और बताइए, क्योंकि देखिए कहा जा रहा था कि जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं वो तो चले गए, लेकिन क्या बाकी के डेलीगेशंस के जो लोग वहां मौजूद थे क्या वो भी जा रहे हैं, या अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है कि क्या और मीटिंग भी हो सकती है? कुछ इसके बारे में भी अगर आप बता सकें। तो जी जनाब, अभी तक ये सुनाई दिया है कि ईरानी डेलीगेशन भी चला जाएगा, लेकिन ये टॉक्स का सिलसिला अभी तक मैं आपको सुनाई बातें बता रहा हूँ जो कि हमारी फ्रेटर्निटी में चल रही हैं, जर्नलिज्म की फ्रेटर्निटी में चल रही हैं। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि ये जो टॉक्स का सिलसिला है अब ये थोड़ा सा निचले लेवल तक थोड़ा जारी रहेगा। ऐसा है कि ये हिस्टोरिक मामला तो तय पा गया, ये बजाते खुद एक ब्रेक थ्रू है कि ये टॉक्स हुई हैं इतने बड़े लेवल पर, लेकिन ये एग्रीमेंट आना
तो जाहिर है आइडियल सिचुएशन होती, मतलब हम 9th क्लाउड पर चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये जिस तरह से इसहाक डार साहब का आपने बयान सुना, फॉरेन मिनिस्टर के, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने यही कहा कि हम फैसिलिटेट करते रहेंगे। अभी तक भी हमने मदद की है, मेहनत की है फैसिलिटेट करने में, और आइंदा भी करते रहेंगे। इससे पता चल रहा है कि दोनों तरफ की जो एक स्टैंडिंग थी, दोनों साइड जो एक स्ट्रिक्ट, एक हॉकिश सा एक स्टांस लिए हुए थे, वो अभी भी उस पर थोड़ा बहुत कायम है, क्योंकि जाहिर है वॉरिंग पार्टीज हैं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज शो नहीं करना चाहता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, चूंकि उसको लेकर तो अड़ियल रवैया था, तो क्या डिमांड ईरान कर रहा था, अमेरिका क्या कह रहा था, उस पर भी बताएं थोड़ा सा। देखें, ईरान की डिमांड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से यह है कि वो उस पे एक टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक कंट्रोल चाहता है, और वो चाहता है कि अभी तक का जो उसका नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई दो तरीके से करे। एक तो यूएस उसको भरपाई करके दे, दूसरा ये कि अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो पासिंग फ्रेट, जो फ्रेट टैक्स है वो मौसूल करे वो तमाम कंट्रीज से जिनके जहाज जो हैं यहाँ से गुजरते हैं और जिनके डिस्पैच यहाँ से होता है। दूसरी तरफ कल की खबर आपको पता होगी शायद कि यूएस ने अपना लड़ाका जहाज भेजा था ताकि वो डी माइनिंग कर सके, लेकिन ईरान का कहना यह है कि हमने उनको धमकाया कि भाई यहाँ से पलट जाओ वरना इसका नुकसान होगा, तो वो अमेरिका का जो जहाज है वो पलट गया। अभी तक ये हियर से है दोनों तरफ से, मतलब अमेरिका कह रहा है कि हमने उनके तमाम जो माइन लेइंग जहाज थे उनको तो वो तो समंदर बोस कर दिया, नीचे फेंक दिया है समंदर में, वो डूब गए, खत्म हो गए। ईरान कह रहा है हमने तो उसको पलटा दिया है। तो ये देखें, ये जो स्टेटमेंट्स का तबादला है ये अभी सिर्फ हाइप क्रिएट करता है ऐसी चीजों में। इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, अपने एसेट्स रिलीज पर और लेबनान सीज फायर पर कायम है। यूएस कह रहा है कि ईरान को किसी भी सतह पर, किसी भी लेवल पर हम न्यूक्लियर इनरिचमेंट या यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी नहीं बर्दाश्त करेंगे उसकी। तो अभी तक तो ये सुनाई दे रहा है। और जैसे ईरान का आखिरी बयान बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसने अभी अनऑफिशियली दिया है कि यूएस बस भागने की तैयारी कर रहा था, सिर्फ एक इजी स्केप चाह रहा था यहाँ से, और वो उसको मिल गया, वरना बातचीत तो अच्छी चल रही थी। तो ये है यहाँ का जिस्ट जो है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सुनैन साहब आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक लंबी चौड़ी बैठक हुई है, 21 घंटों की मैराथन बैठक हुई है। उस मैराथन बैठक के बाद से जो प्रतिक्रियाएं इन देशों के प्रतिनिधियों की आई हैं वो तो यही है कि बातचीत फेल हुई है, लेकिन कई सकारात्मक बातें भी है कि कई विषयों पर इनकी आपस में सहमति बनी भी है, लेकिन कईयों पर पेच फंसा भी है। अगर आपने अभी टीवी सेट खोला है तो आपको ये बता दें कि बहुत अच्छी खबर अभी तो नहीं आई है, क्योंकि बातचीत अभी सहमति नहीं बनी है। बस ये है कि सहमति बनने में थोड़ा समय लग सकता है। अमेरिका ईरान में 21 घंटों तक ये बातचीत चली है और दोनों के दोनों आमने सामने बैठे हैं, ये बड़ी अच्छी जो है बात है। और अमेरिका रवाना भी हो गए जेडी वैंस, उन्होंने 3 मिनट 17 सेकंड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसमें उन्होंने गेंद जो है ईरान के पाले में डाल दी। लेकिन विशंबर दयाल साहब, मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा कि क्या ये माने कि अभी युद्ध अब नहीं होगा, रुकेगा? मैं इस पर आप प्रतिक्रिया दीजिए, लेकिन जेडी वैंस ने क्या कहा एक बार पहले सुना देता, फिर मैं आपसे रिएक्शन लेता हूं। We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that, and so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible, we were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that, and unfortunately, we weren't able to make any headway. But we leave here, and we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. फाइनल एंड बेस्ट ऑफर जेडी वेंस करें, लेकिन बातचीत फेल होने की जानकारी देते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कई इंपॉर्टेंट बातें भी कही हैं। इसमें सबसे अहम बात यह, उन्होंने ये कहा कि एक बेहद जो है खास और ठोस प्रस्ताव ईरान के लिए हम छोड़कर जा रहे हैं और अब ये ईरान पर है कि वो इसे स्वीकार करता है या आखिर ये प्रस्ताव हो क्या सकता है। वॉशिंगटन से हमारे सहयोगी रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़े, वो समझा रहे हैं। देखिए, ईरान के पास अभी भी जो एक इंपॉर्टेंट बात जेडी वैंस ने कही है, जिसे हम हाईलाइट करेंगे, उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं यहाँ से अपना बेस्ट और फाइनल ऑफर देके जा रहे हैं ईरान को, अगर उन्हें एक्सेप्ट करना है तो करे। तो इसकी डिटेल्स थोड़ी हमें समझनी होगी शशि, जब भी इसकी डिटेल्स आएंगी और ऑब्वियसली मीडिया में आएगी, ईरान की तरफ से आएगी, अमेरिका की तरफ से आएगी, क्या वो फाइनल और बेस्ट ऑफर था, और अगर उसे ईरान नहीं मानता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर देखना होगा कि वो क्या चाहते हैं और किस तरह से इस वॉर का युद्ध को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, या क्या ऑप्शंस होते हैं।
लेकिन डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जब जेडी वैंस यहां से जा रहे थे उससे पहले भी बैक चैनलिंग हो रही थी, उससे पहले भी बात की गई थी, समझा गया था कि जब ईरान वहां पे आ रहा है फुल फेथ में आ रहा है, गुड फेथ में निगोशिएट करने आ रहा है, और आश्वासन दिया गया था, नहीं तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति ऐसे ही 18 घंटे की फ्लाइट लेके नहीं जाएंगे इस्लामाबाद जैसे मतलब सिटी में एकदम से पहुंच जाएंगे जहां पे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी रहते हैं कि निगोशिएट करने के लिए। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन से जेडी वैंस आए थे, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा था। तो अगर ईरान ने बेस्ट और फाइनल ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है तो उसकी वजह हमें जाननी जरूरी है, और उस वजह अगर वो रेलिवेंट नहीं है तो फिर हम देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है काफी नाराज होंगे। उम्मीदें, और उम्मीदें सिर्फ ईरान, अमेरिका, इजराइल को नहीं, उम्मीदें पूरे विश्व को थी, क्योंकि पूरा विश्व जूझ रहा है, तेल गैस के संकट से जूझ रहा है। बहरहाल अब पूरी बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी नजर थी और वो लगातार शिष्टमंडल के बताया जा रहा है कि संपर्क में थे। Yeah, obviously, we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ एमएच सूरत वाला साहब भी जुड़ गए हैं और कुछ और खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन विशंबर सर, मेरा सवाल आपसे मैं यही जानना चाह रहा हूं कि क्या बातचीत हुई है लेकिन बेनतीजा रही, लेकिन क्या अब युद्ध होगा? क्या ये फिर से लड़ना शुरू कर देंगे या अभी रुके रहेंगे? देखिए, वो कह रहे हैं कि मैं बेस्ट प्रपोजल छोड़ के जा रहा हूं। हाँ, इसका मतलब आपको टाइम दे रहा हूं भाई, कंसिडर कीजिए। तो अमेरिका, ईरान जो है उसको कंसिडर करेगा, कुछ रिस्पॉन्स भेजेगा। तो मुझे नहीं लगता अगले 15 दिन का जो पॉज है उसको कोई सी साइड डिस्टर्ब करना चाहेगी। जबरदस्ती ईरान अब जाके, ईरान क्या कर सकता है इस हालत में? ये तो है नहीं कि भाई इजराइल लेबनान के युद्ध में जाके इजराइल पे फायर स्टार्ट कर दे, नहीं करेगा ना। और अमेरिका भी अभी ये तो नहीं करेगा ना कि वॉयलेट करके ईरान पे, फिर अमेरिका की तो ईरान तो कंप्लीट क्रेडिबिलिटी भी तो जाती है ना अमेरिका की, कि बात चल रही है, आपने प्रपोजल दिया है। जब तक ईरान और अमेरिका क्रेडिबिलिटी कब उन्होंने अपनी बात को कायम रहे? डोनाल्ड ट्रंप तो सुबह बोलते हैं, शाम में बदल जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है। देखिए प्रेसिडेंट के ट्वीट्स पे मत जाइए। आखिर अमेरिकन डिप्लोमेसी दुनिया में घूमती है भाई, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही मतलब सर हमारे साथ तबाही हो चुकी है अमेरिकन डिप्लोमेसी की। सर हमारे साथ एमएस सूरत वाला जी भी जुड़े हैं, ये खासतौर पर ईरानी मामलों के जानकार है। सूरत वाला जी, देखिए अमेरिका की तरफ से तो कह दिया गया कि देखिए हमने अपना बेस्ट प्रपोजल दे दिया है, लेकिन क्या वो बेस्ट प्रपोजल, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसमें न्यूक्लियर एनरिचमेंट के साथ साथ स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर भी जिक्र किया गया है, वहां डोमिनेंस को लेकर भी बात की गई है। तो क्या ऐसे दोनों सूरत हाल में ईरान उन चीजों को, बेस्ट डील को एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि अगर वो बेस्ट डील अमेरिका के लिए है, लेकिन ईरान के लिए कि उसके लिए बेस्ट डील है भी कि नहीं, और ये बेस्ट डील ईरान के लिए होगी, क्योंकि ईरान के सूरत हाल तो ऐसे है कि अगर ईरान ने एक मौका दिया अमेरिका को स्टेट ऑफ हॉर्मूज में घुसने का, तो फिर वो डोमिनेंस भी ईरान का खत्म हो जाएगा। जी, मैं ईरान के न्यूज एजेंसीज को और स्पोक पर्सन, फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन को अभी मैं देख रहा था और उनकी बातों को मैंने नोट किया है। सबसे पहले ये कि ईरान की न्यूज एजेंसीज का ये कहना है कि अमेरिका जो मैदान जंग में ले नहीं पा रहा है हमसे ताकत के बलबूते पर, वो टेबल पर हमसे हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और वही घिसी पिटी मांग कि इनरिचमेंट इनका 0% होना ही नहीं चाहिए। और ईरान के मीडिया में और ईरान की पब्लिक में जिस तरह का माहौल है वो ये है कि इनरिचमेंट हमारा न्यूक्लियर का वो हमारा हक है, हम एनपीटी में रहने के बाद अपने हक को नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर बात हो सकती है कि कितना % इनरिचमेंट होना चाहिए, हम इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पूरी तरह से 0 करने की बात, यानी हमारे हक को और हमारे राइट को छीनने की बात है। तो उन लोगों का यह कहना है, और मीडिया में इस तरह से आ रहा है कि हम तुम्हारे साथ टॉक करने बैठे थे, ना ये कि तुम्हारे ऑर्डर्स को सुनने के लिए हम आए थे। अगर तुम हमसे बात की तरह बात करोगे और निगोशिएट करना चाहते हो तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन टेबल पर हम ऑर्डर सुनने के लिए नहीं तैयार हैं। अगर तुम ये समझते हो कि तुम सुपर पावर हो, ताकतवर हो और अपनी बात को टेबल पर मनवा लोगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ना अब तुम मैदान में हमसे जीत सकते हो और हम मैदान में अपनी बातों को मनवाने की ताकत रखते हैं, और साथ साथ में टेबल पर भी जैसे तुम कहोगे बिल्कुल वैसे हम नहीं मानेंगे, बल्कि यहां पर हम निगोशिएट करने आए थे और हम ये चाह रहे थे कि
के नतीजे तक के पहुंचे। एक पॉइंट और जो इनके स्पोक पर्सन ने कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। पिछले कुछ सालों से न्यूक्लियर के ऊपर डील की बात चल रही है, जो अलग अलग टाइम पर मीटिंग्स होती है। खासतौर पे लास्ट ईयर 2 मरतबा ऐसा हुआ कि मीटिंग्स हो रही थी और मीटिंग्स के दरमियान में जंग भी शुरू कर दिया अमेरिका ने। तो कह रहे हैं कि ये एक टेक्निकल टाइप का टॉपिक होता है जिसके अंदर कुछ बारीकियां होती है। सेम अब ऐसे ही ईरान का ये कहना है कि होर्मुज का टॉपिक भी अब एक टेक्निकल और तरीके से भी इसको देखने की जरूरत है और इसके अंदर कुछ बारीकियां हैं। होर्मुज जैसे वॉर से पहले था, वॉर के बाद भी अब वैसे ही हालात में मैनेज होगा, अब ये हम नहीं चाहेंगे। यहां का मैनेजमेंट और यहां का तरीका अब जरूर बदलेगा। क्या और कैसे बदलेगा इस बारे में हम गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब पहले की तरह होर्मुज नहीं रहेगा, क्योंकि होर्मुज ईरान के लिए उस तरह से कि उसके ऊपर सैंक्शंस लगे रहे ईरान के ऊपर, यानी ईरान पर सैंक्शंस, बिल्कुल ईरान पे सैंक्शंस लगे रहे, पाबंदियां लगाते रहो और ईरान के 12 नॉटिकल माइल्स वाला हिस्सा जो ईरान के उसमें भी आता है, इससे तुम पूरा फायदा उठाते रहो और ईरान खुद फायदा ना उठा सके। अब ईरान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और वैसे नहीं होने देगा। तो ये 2 अहम टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर इनके दरमियान वार्ता में समझौता नहीं हो पाया, लेकिन ये भी इंडिकेट किया गया है और इशारे दिए गए हैं कि पूरी तरह से डिप्लोमेसी के दरवाजे बंद नहीं किए गए हैं। वेंस ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, स्पोक पर्सन ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि डिप्लोमेसी का रास्ता खुला हुआ है। ये डिप्लोमेसी का रास्ता बिल्कुल वाकई बंद होना भी नहीं चाहिए। बातचीत से ही सारे मसलों का हल होता है। लेकिन जब इस्लामाबाद में बातचीत जारी थी तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान आया था। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा था कि भाई बातचीत तो कामयाब रहे या फिर नाकाम रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सैन्य मोर्चे पर अमेरिका जीत चुका है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने बयान में कह रहे थे। In very deep negotiations with Iran, we win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines, you call them water mines, in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their Navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers, they call them. All of them are sunk. इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया है, जंग अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि ये हमने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जंग अभी खत्म नहीं हुई, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। और वो हमें घेरना चाहते थे, हमने उन्हें घेर लिया, उन्होंने हमें विनाश की धमकी दी थी, अब वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान युद्ध विराम की भीख मांग रहा है, ईरान भीख मांग रहा है, आतंक का शासन बेहद कमजोर हो चुका है। और देखिए, जब कल बातचीत चल रही थी उसी बीच नेतन्याहू सामने आते हैं, वो लगातार बताते हैं कि कौन कौन से इलाकों में उन्होंने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लिया। हमारे साथ भरत सर भी हैं। डॉक्टर भरत, एक बात बताइए कि जब बातचीत चल रही है तभी नेतन्याहू का सामने आना, वो लगातार लेबनान पर अपने स्टैंड को क्लियर करना, वो बताना कि देखिए हमने कितने ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए और हम नहीं रुकने वाले, क्या आपको लगता है ये भी एक बड़ा कारण था जो ये बातचीत अपने चरम पर या फिर कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाई? क्योंकि ईरान को फिर लगा कि देखिए ऐसा ना हो कि हम इनसे बातचीत कर रहे हो, इजराइल अपनी तरफ से ऑपरेशन चलाता रह जाए और हम दोबारा से बीच में एक ब्लफ में फंस जाए, एक ट्रैप में फंस जाए। देखो, नेतन्याहू जो बता रहे हैं वो अपनी साइड से बता रहे हैं, क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह को आर्म्स सप्लाई करता है, पैसे देता है, और हिजबुल्लाह इजराइल के जो नॉर्दर्न बॉर्डर है उसके नागरिकों पर हमेशा रॉकेट चलाता है। तो नेतन्याहू जब तक लेबनान की गवर्नमेंट के साथ समझौता नहीं करेंगे तब तक वो ईरान को नहीं सुनेंगे। तो कुछ भी ईरान को बोलना है तो बोले, शायद अमेरिका प्रेशर डालेगा या लेबनान की जो सरकार है उसके साथ समझौता होगा, तभी नेतन्याहू रोकेंगे। क्योंकि ये हिजबुल्लाह ने 40 साल में इतना नुकसान किया है इजराइल में कि उसकी प्रजा नेतन्याहू के साथ है और उनको पिटाई करने में नहीं छोड़ेंगे। हमास को जैसे ख़त्म कर दिया गाज़ा में, इस्लामिक जिहाद को जैसे ख़त्म कर दिया गाज़ा में, उसी तरह वो हमास हिजबुल्लाह को भी सदर्न लेबनान में ख़त्म कर देंगे। इजराइल की लड़ाई बिल्कुल सर, देखिए क्या मिलिट्री के साथ नहीं है। लेकिन सर बड़ी बात तो यही है कि देखिए क्या मिलिट्री एक्शन ही सारी चीजों के उपचार है या फिर उसका सोल्यूशन है। पांडे सर,
अभी हमने देखा कि भरत सर ने डिस्कस किया हमास के बारे में। हमने देखा हमास के खिलाफ 2.5 साल से ऑपरेशन चलाए गए, फिर ये रिपोर्ट आई कि 20,000 से ज्यादा फिर उन्होंने अपने लड़ाकों को तैयार कर लिया। हिजबुल्लाह के खिलाफ 2024 से बड़े ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह के पास वो सारी चीजें। तो क्या मिलिट्री एक्शन से एक आखिरी सोल्यूशन है? क्योंकि देखिए अभी जब लेबनान की तरफ से बातचीत की पेशकश खासतौर पर वॉशिंगटन में होनी थी, उसके बाद उनके पीएम ने कहा कि वो नहीं जाने वाले हैं वॉशिंगटन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एक्शन ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, बातचीत में आपको सभी पार्टीज को इंक्लूड भी करना पड़ेगा। देखिए निश्चित रूप से देखिए दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। पहली बात तो कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि युद्ध खुद अपने आप में समस्या है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो पार्टीज है, स्टेक होल्डर्स है, अगर सब लोग साथ नहीं बैठेंगे तो उनके बीच में जो मतभेद है उसको कैसे आप एड्रेस करेंगे। जो तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लेबनानीज एम्बेसडर ने कल जो है मुलाकात की है अमेरिका में, वो एक आशा की झलक दिखाता है कि शायद इजराइल और लेबनान के बीच में कुछ वार्ता हो। हालांकि लेबनानी प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन 14 को क्या होगा, वेंस जब जाते हैं अमेरिका, वहां पर क्या डिसाइड होता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, उसके बाद शायद उसका 14 तक की वार्ता जो है दोनों देशों के बीच में, उसका भविष्य तय हो। लेकिन अगर कुल मिलाकर ये कहा जाए कि हालांकि बड़ा निराशाजनक प्रगति कही जा रही है इसको, लेकिन पर्दे के पीछे देखें तो कम्युनिकेशन अभी जारी है और उम्मीदें हैं। और ये माना जाए कि उम्मीदें हैं। कल तो हमने देखा था कि लेबनान में जबरदस्त प्रोटेस्ट भी हुए थे कि आप इजराइल के साथ बात कैसे करना, आपको इजराइल के साथ बातचीत नहीं करनी।